हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग स्टडी की थी। अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हमारा ये जो अर्थ है, इस पे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो मतलब जिनका काउंट इतना लार्ज है, जैसा कि हम देख सकते हैं। जो अब तक स्पीशीज़ पता की गई हैं, दैट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन। अभी जो है इसमें ऐड भी होती जा रही हैं। ये तो कुछ ईयर्स बैक जो है ये डेटा हमें मिला था कि 1.7 to 1.8 मिलियन। अभी तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, और लगातार जो है नई नई स्पीशीज़ डिस्कवर की जा रही हैं, उनको क्लासीफाई किया जा रहा है, उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे हमारे जो है प्रोसेस चलते जा रहे हैं। तो इतना वाइड वेरिएशन है प्लांट्स में, एनिमल्स में, और यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में, मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि इन सबको एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन की नीड होती है। इन सबको एक प्रॉपर कैटेगरी में डालना, क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये काम जो है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं, या कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहीं मतलब उनको जहाँ वो रहते हैं उनको उनके लोकल नेम से जाना जाता है। उनको कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनको उनके लोकल नेम से जाना जाता है। अगर हम दूसरे स्टेट में चले जाएंगे या दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो उसको कुछ और बोलते हैं, उनको दूसरा नाम दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लाइक कोई एनिमल है, वो इंडिया में उसको कुछ और कहते हैं, बाहर की कंट्री में कुछ और कहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक टाइम से जो है कुछ साइंटिस्ट ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग हैं, उनको एक साइंटिफिक नेम देना शुरू कर दिया था, साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट कर दिया था। साइंटिफिक नेम वो होता है जो यहाँ, जो आप इंडिया में हैं तो भी वही है, आप दूसरी कंट्री में चले जाइए तो भी वही नाम एक्सेप्ट किया जा रहा है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वो नाम एक्सेप्ट किया जा रहा है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर एनिमल वो उसी नाम से हर जगह जाना जा रहा है। दैट इज़ द साइंटिफिक नेम, जो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नेम दैट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मैं इसी की बात कर रही हूँ। तो हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, और लगातार जो ऑर्गेनिज्म नहीं भी डिस्कवर हुए हैं उनको डिस्कवर करके, उनको उनके कैरेक्टर्स को देख के, उनको पर्टिकुलर एक क्लासिफिकेशन में, कैटेगरी में डाल के उनको ये नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उनको एक नेम प्रोवाइड किया गया है जो साइंटिफिक नेम बोला जाता है। साइंटिफिक नेम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसी सिंगल नेम से पहचाना जाएगा। ठीक है, अगर लोकल नेम उसके जो भी चल रहे हैं वो, क्योंकि लोकल नेम तो बहुत सारे होते हैं। यूपी में कुछ और बोल रहे हैं, आप बिहार में कुछ और बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट को आप महाराष्ट्र में कुछ और बोल रहे हैं, तो लाइक दिस वो डिफ़र कर सकता है। बट साइंटिफिक नेम एक ही होगा, चाहे आप इंडिया में चले जाएंगे, चाहे आप यूएस में चले जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे वो एक ही नेम होगा, दैट इज़ साइंटिफिक नेम। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था, इतना वाइड वेरिएशन था, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़रूरी था कि उन जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एक नाम दें। दैट इज़ नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और गिविंग द साइंटिफिक नेम टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं दैट इज़ पर्टिकुलर उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या कुछ डिस्क्रिप्शन से हम उसके कुछ फीचर्स देख के उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि उसको एक सिंपल, स्टेबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम के अंतर्गत हम उसको एक नाम देते हैं, एंड दैट इज़ द साइंटिफिक नेम, दैट इज़ साइंटिफिक नेम।
उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं. व्हाट इज दिस साइंटिफिक नेम? दिस साइंटिफिक नेम इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. मैं यहाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना क्यों ज़रूरी था. क्यों ज़रूरी था किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना बहुत ज़रूरी था. अब ये देखिए कि जो हमारा प्लांट्स हैं उनके लिए एक अलग सिस्टम है और हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक अलग सिस्टम है. तो जो प्लांट्स को जो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन और उसके बेसिस पे जो उनको नोमेनक्लेचर होता है वो हम ICBN से करते हैं. प्लांट्स को जो नेमिंग की जाती है, नोमेनक्लेचर दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, वो हम ICBN से करते हैं. दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. और जो एनिमल्स हैं उनको ICZN के बेसिस पे नेमिंग की जाती है. मतलब ये एक बुकलेट है जिसमें हम कुछ उसके फीचर्स को देख के, कुछ उसके आइडेंटिटी को देख के, कुछ डिस्क्रिप्शंस को देख के हम उसको नेमिंग करते हैं. दैट इज़ हम उसको नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसका हम करते हैं. तो फॉर प्लांट्स इट इज़ ICBN एंड फॉर एनिमल्स इट इज़ ICZN. दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. So as we can see, scientific names are universally accepted and each species has only one name. Like अगर मैंगो है तो मैंजीफेरा इंडिका, जो उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम है वो वही रहेगा, चाहे वो यहाँ रहेगा चाहे वो किसी और कंट्री में रहेगा, या आप कहीं भी चले जाओगे उसको उसी नाम से जाना जाएगा, उसी नाम से उसकी आइडेंटिटी होगी. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर and who discovered it. Binomial nomenclature was discovered by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने इसको डिस्कवर किया था. ही इज़ द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम. मतलब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज़ बाइनोमियल सिस्टम, इसको कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर किया था. कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था प्लांट्स को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना. ठीक है. इन्होंने 2 बुक्स लिखी. एक बुक थी स्पीशीज़ प्लांटोरियम. इस स्पीशीज़ प्लांटोरियम यानी कि दिस इज़ फॉर प्लांट्स, दिस इज़ फॉर प्लांट, स्पीशीज़ प्लांटोरियम और सिस्टेमा नेचुरी. इसमें दिस इज़ प्रपोज साइंटिफिक नेम फॉर ऑफ एनिमल्स. दिस इज़ फॉर एनिमल्स. स्पीशीज़ प्लांटोरियम, he wrote species plantorium in which there is proposed scientific name of plants. Then he wrote systema naturae in which he proposed scientific name of animals. ठीक है. तो ये दोनों बुक लिखी थी. दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये पूछा जाता है स्पीशीज प्लांटोरियम एंड सिस्टेमा नेचुरी. Then binomial nomenclature obviously ensures that each organism has only one name in any part of the world, as well as each name has the binomial nomenclature. Binomial क्यों बोल रहे हैं? Binomial obviously अगर इसमें कोई भी चीज़ जो है दो है, दो, तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी क्या हैं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है. The first is generic name, generic name, and the second is specific epithet, that is species. generic name होता है यानी कि genus और specific epithet यानी कि species, species. ठीक है. तो the first name is genus, second is species. This is binomial nomenclature. Like if we are writing Mangifera indica, तो Mangifera is genus and indica is species. So this was just a brief introduction of binomial nomenclature. There are some rules given which the scientists follow in nomenclature of a particular organism. So let's see that what are the rules of binomial nomenclature. So let's see what are the rules of binomial nomenclature. As we all know, binomial nomenclature is formed by one is genus and the other is species. So let's see what are the rules
The first rule says that the name of any species consists of two components that we all know. The one is the generic name and the second is the specific epithet. Generic name यानी कि genus and specific epithet यानी कि species. जैसे कि example is Solanum tuberosum. Solanum tuberosum. So Solanum will be generic name, that is genus. Tuberosum will be specific epithet, that is species. And this is the scientific name of potato. The second says that names are generally in Latin. This is names are in Latin language but written in italics. जो ये नाम होता है ये लैटिन लैंग्वेज में होता है और जो लैटिन लैंग्वेज होती है दैट इज़ अ डेड लैंग्वेज, वो अब यूज़ नहीं होती है. तो ये एक अच्छी बात है कि दैट लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज बिकॉज अब इन ये जो नेम है इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है. लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज, सो नाउ देयर कैन नॉट बी एनी चेंजेस इन दीज साइंटिफिक नेम्स. और जो भी स्पीशीज़ है, जीनस है, जो भी इन्होंने जो एक नेम दिया हुआ है पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर फीचर्स, जो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज. ओके, लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज और इसको इटैलिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं. द थर्ड रूल सेज दैट व्हेन हैंड रिटन, जब हम इसको हाथ से लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमें अंडरलाइन करना है सेपरेटली. व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली underlined, we will underline it separately. It is Homo sapiens, that is for human, the scientific name of human, Homo sapiens. So अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं, that is if it is hand written we will underline it separately, but if it is printed obviously it will be printed in italics. It will be printed in italics. जैसा कि हमने सेकेंड रूल में देखा था कि ये लैटिन लैंग्वेज है जो कि इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाता है. सो ऑब्वियसली जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक में प्रिंट करेंगे, लेकिन बट जब हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. एंड दिस इज द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ऑब्वियसली दिस शोज द लैटिन ओरिजिन of scientific names. Then the fourth rule says that the name of author or discoverer, obviously किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को किसी साइंटिस्ट ने जिसने भी डिस्कवर किया हुआ है उसका नाम जो है उसके लास्ट में आता है, यानी कि स्पीशीज़ के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं. सो ये जो थर्ड पार्ट यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है. सो मैंजीफेरा इट इज़ जीनस, इंडिका इज़ स्पीशीज़ और ये जो है ये हमारा साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की हुई, साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, दैट इज़ गिवन लिन यानी कि लीनियस. तो ये शो करता है कि जो इस मैंजीफेरा इंडिका का डिस्कवरर है दैट इज़ लिन. तो लिन ने इसकी डिस्कवरी की थी. अगर बाय चांस अगला कोई आ जाए और कुछ मॉडिफिकेशन इसमें कुछ डिफरेंट मॉडिफिकेशन इसमें शो करे इस पर्टिकुलर जीनस में, तो उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज करके हम आगे उस सेकंड साइंटिस्ट का या सेकंड डिस्कवरर का यहाँ नाम ऐड कर देंगे. अगर उसने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया है तो उस सेकंड डिस्कवरर या सेकंड साइंटिस्ट का नाम फर्स्ट के आगे करेंगे, जिसमें ये शो करेगा कि पहले तो लिन ने इसकी डिस्कवरी की थी और बाद में ये सेकंड साइंटिस्ट आया था जिसने इसकी कुछ मॉडिफिकेशन इसमें ऐड किए हैं. सो द सेकंड इज़ द सेकंड जो सेकंड नेम होगा जो वो होगा उस साइंटिस्ट का जिसने इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं. बट द फर्स्ट जो फर्स्ट वन होगा वो पहली बार जिसने इसकी डिस्कवरी इसको खोजा था. ठीक है. So in this it is Lin, that is Linnaeus. The fifth rule says that the first word denoting genus start with capital letter and the specific epithet starts with small letter.
ठीक है, ये तो हमने देखा हुआ है कि ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है जीनस का, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है दैट इज़ कैपिटल लेटर, और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ स्पीशीज़ होता है दैट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज स्मॉल लेटर. दिस इज़ द बिगेस्ट रूल, दैट इज़ द first alphabet of genus is capital and the first alphabet of species is always written in small letter. Here Panthera leo, that is for lion. The sixth rule says that in plant nomenclature, I told you before this lecture that ICBN is International Code for Botanical Nomenclature, जिसमें हम प्लांट्स के लिए हम जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्लांट को, तो हम यहाँ पे जाके उसका नोमेनक्लेचर करते हैं पर्टिकुलर कुछ फीचर्स के बेसिस पे. सो ICBN में अगर हम देखेंगे तो टोटोनिम्स नहीं होते हैं. अगर आप ICBN में जाते हैं और हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए ढूंढ रहे हैं ICBN में जाके, तो हम देखेंगे टोटोनिम्स नहीं होते हैं. व्हाट आर टोटोनिम्स? टोटोनिम्स यानी कि जो नाम जीनस के लिए है वही स्पीशीज़ के लिए है. द एग्जाम्पल इज मैंजीफेरा, मैंजीफेरा. ठीक है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा. तो ये टोटोनिम्स बोले जाते हैं जो कि प्लांट में एक्सेप्टेबल नहीं है. टोटोनिम्स आर एक्सेप्टेबल ओनली फॉर एनिमल्स. लाइक इफ वी विल गो एंड लुक फॉर साइंटिफिक नेम इन ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. अगर वहाँ पे जाके हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए साइंटिफिक नेम, तो फिर हमें टोटोनिम्स मिलते हैं. लाइक फॉर इंडियन कोबरा इट इज नाजा, नाजा. फॉर रैट इट इज रैटस, रैटस. सो दिस इज टोटोनिम्स. बट इन प्लांट्स टोटोनिम्स आर नॉट acceptable. It is not acceptable in plants but only acceptable in animals. Like the example is Naja, Naja. In this genus and species both is denoted by Naja. In rat, that is Rattus, Rattus. Genus and species both have same name, that is Rattus, Rattus. So this was all about the rules of binomial nomenclature. हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखा था. अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें टोटल 3 वर्ड्स होते हैं. लाइक बाइनोमियल में हमने जीनस और स्पीशीज़ देखा था. इसमें क्या है, जीनस और स्पीशीज़ में सब स्पीशीज़ ऐड हो जाती है. किसी पर्टिकुलर जो है प्लांट की, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सब स्पीशीज़ है वो भी अगर हम ऐड कर दें जीनस और स्पीशीज़ में, तो हमारा बन जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. नॉर्मली वी आर यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ओनली. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हाँ ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए दिए गए हैं, बट ये हमारे अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बहुत रेयरली यूज़ होता है. दैट इज़ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. इट वॉज प्रपोज्ड बाय हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड. ये 2 साइंटिस्ट ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स. दैट इज जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीशीज, सब स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज subspecies. Example is like for cauliflower it is Brassica oleracea botrytis. For cabbage it is Brassica oleracea capitata. For khol it is Brassica oleracea coloraba. इसमें आप देखोगे ये जो Brassica that is genus, oleracea that is species, and this is the subspecies. ठीक है, like in cauliflower it is subspecies is botrytis, cabbage subspecies is capitata, and in khol it is coloraba. So these belong to the same species but their subspecies is different. So this was trinomial nomenclature. अब हम आगे देखेंगे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स क्या होते हैं. टैक्सोनॉमी, जैसा कि हमने पहले दिखा था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि उनका क्लासिफिकेशन करना, उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना, उनको एक सेट ग्रुप में अगर उनको हम नहीं डालते तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता बहुत सारी चीज़ों में, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ. और कुछ तो ऐसी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं और लगातार जो है डिस्कवर
की जा रही हैं। हम देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी ये हमें बताती है कि हम कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यही चीज़ हमारा सिस्टमेटिक्स भी बताता है, हम कैसे उनको अरेंज कर रहे हैं, कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी इज अरेंजमेंट, law of arrangement. Taxis means arrangement, nomos means law. The word was proposed by A.P.D. Candolle. ठीक है, इनकी जो एक बुक थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। ये वर्ड जो है कैंडोल ने दिया था। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उसको ध्यान से देखेंगे, बिकॉज ऐसे ही हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं। हमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम कैसे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक। हमें अगर कोई भी प्लांट मिला, एज्यूम करते हैं हमें प्लांट मिला, तो हम उसके फ्लावर्स देखेंगे, उसकी लीफ देखेंगे। ऑब्वियसली जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक देखने का है, इसमें फोर फीचर्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, जिसके बेसिस पे हम एक ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। हम प्लांट का एग्जांपल लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके एक्सटर्नल फीचर को देख के चलेंगे, जो हमारे लिए इजी रहता है, इजीली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर है दैट इज़ फ्लावर। तो हम, क्योंकि जो आपका रूट है और जो आपका स्टेम है, ये चीज़ें तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, बट हमारा फ्लावर जो है वो एक फिक्स्ड रहता है एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए। नॉर्मली हम वैसे ही कोई एक पार्ट लेके चलते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम उसका कैरेक्टर्स देखते हैं, लाइक मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि उसका फ्लावर कैसा है, पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, जो उसके सेपल्स हैं वो कैसे हैं। तो इस तरह से हम उसका एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो हम एक बार उसका जो कैरेक्टर है वो देख लेते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर जब उसका कैरेक्टर देख लेते हैं तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट इंक्लूड्स बेस्ड ऑन स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब वो हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी की है, ये और किसी में मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं एंड असाइन टू पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। और हम जब एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये जो पैटर्न है ये किसी और भी ऑर्गेनिज्म में मिला था, तो इस तरह से हम कंपेयर करके हम एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप तक पहुंचते हैं कि हाँ ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद जो इसमें तीसरा स्टेप दैट इज़ क्लासिफिकेशन। फिर क्या करते हैं, हम जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे हम देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया कि हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मैंने फ्लावर का एग्जांपल दिया, क्योंकि आप रूट और स्टेम को इतना डीप स्टडी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज भी होती रहती हैं। बट फ्लावर इज़ फिक्स फॉर अ प्लांट, जो टाइप ऑफ फ्लावर है वो फिक्स रहता है। हम उसको लेके स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम उसको कंपेयर करेंगे पहले, और एक पर्टिकुलर जो है एक ग्रुप में हम पहुंच जाते हैं, एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में हम पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी और ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं। अगर वो रिजेंबल नहीं कर रहा है तो एक नया ग्रुप उसके लिए हम बनाते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमारी डिस्कवरी हो गई एक तरह से, क्योंकि उससे रिजेंबल करता हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वो एक तरह से हमने एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ ICBN
अगर हम प्लांट देख रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर हम एनिमल देख रहे हैं दैट इज ICZN, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, हम उसको नेमिंग करते हैं। सो हम देखते हैं कि ये जो टैक्सोनॉमी टेल्स अस अबाउट द प्रोसेस प्रोसीजर्स, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कैरेक्टराइजेशन, जो उसका कैरेक्टर पहले हम देखते हैं, देन आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तरह चलता है लगता है, फिर हम वहाँ पे जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको एक पर्टिकुलर टैक्सा या जो ग्रुप है उसमें हम क्लासीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि ये उस ग्रुप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो उस ग्रुप से नहीं मिल रहा है तो हम क्लासिफिकेशन में इसको एक अलग ग्रुप बना के देते हैं। सो लाइक दिस वो एक हमारी डिस्कवरी हो जाती है। ठीक, फिर एंड में ऑब्वियसली ये जो हमारे बने हुए हैं, जो सिस्टम बना हुआ है ICBN और ICZN, जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, हम इसके बेसिस पे उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं। देन कम्स द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब जो है मॉडर्न वे में डिफरेंट डिस्कवरीज हो रही हैं, कई इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि सेल लेवल पे हम स्टडी करते हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखते हैं, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी लेते हैं कि किस तरह का उसका हैबिटेट है, और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कि इसमें हम जो स्टडी करते हैं, पहले तो हम सिंपल मॉर्फोलॉजी एक देख रहे थे इजी वे में, बट मॉडर्न ये तो एक क्लासिकल वो है जिसमें क्लासिकल एक टैक्सोनॉमी का पैटर्न है, जिसमें हम एक सिंपल मॉर्फोलॉजी जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे हम स्टडी कर रहे थे। बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो टर्म दिया गया है, जो बाद में रिसर्च के थ्रू जिसको डिस्कवर किया गया, उसमें क्या करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखते हैं कि कैसे कैसे डेवलप कर रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि सेलुलर लेवल पे, एक्सटर्नल ऑब्वियसली जो मॉर्फोलॉजी है उसकी वो देखते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस कि कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे फ्लावरिंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि उसका हैबिटेट, किस एटमॉस्फेयर में उसका वो रह रहा है, हैबिटेट कैसा है, दैट इज़ इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। देन लेटर ऑन हमने एक टर्म और सुना, दैट इज सिस्टमेटिक्स, जो कि क्लासिफिकेशन में ही यूज़ होता है। जब टैक्सोनॉमी को आगे हम टैक्सोनॉमी के आगे हम कुछ जो उसका टैक्सोनॉमी का जो प्रोसीजर है उसमें हमने एक चीज़ और जोड़ दी, तो बन गया सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स वो टर्म क्या था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो हमारी टैक्सोनॉमी के जो कैरेक्टर्स थे, जो स्टेप्स थे, वो तो वही हैं सारे, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि नहीं है। ये और थोड़ा सा डीप चला गया। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि आपस में जैसे कि उनका बर्थ हो रहा है तो ऐसा कुछ वो किसी तरह से जुड़े हैं आपस में, पहले से शायद वो कहीं ना कहीं से उनका कोई लिंक है आपस में, तो दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन मतलब कि उनका जो बर्थ हुआ है वो अगर हम पीछे जाके देखें, अगर हम पीछे और स्टडी करें, तो वो अगर दो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ए और बी दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम देखते हैं कि ये पीछे कहीं से इनमें कोई लिंक तो नहीं है, कहीं से क्या ये जुड़े हुए हैं आपस में, दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टैक्सोनॉमी को तो पूरा उसके स्टेप्स तो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। दिस इज CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। दिस इज द स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि हम देख रहे हैं कि ये आपस में क्या इनका
ऑर्गेनिजम्स का अगर हम पीछे जाके स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं क्या ये कहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो वी विल सी दैट सिस्टमेटिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन and the systema word means systematic arrangement of organism, same as we do classification. It was given by Linnaeus. So systematics include the steps of taxonomy as well as it includes the evolutionary relationship between various organisms.